गुड आफ्टरनून क्लास। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट पेपर में आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, संयंत्र अभिविन्यास, जिसे इंग्लिश में प्लांट लेआउट कहते हैं। प्लांट लेआउट ये अपने आप में दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो प्लांट और एक लेआउट। प्लांट जिसे हम संयंत्र कहते हैं और लेआउट मतलब अभिविन्यास। अब हम देखते हैं कि प्लांट में क्या क्या शामिल किया जाता है। प्लांट के अंदर समस्त मशीनें, यंत्र, सहायक साज सज्जा, भंडार सामग्री, कच्चा माल, आंतरिक परिवहन, संदेश वाहन के जितने भी साधन हैं वे सभी प्लांट में शामिल किए जाते हैं। अभिविन्यास का मतलब होता है, लेआउट का मतलब होता है व्यवस्था करना। किसी भी स्थान की योजना बनाना, संयंत्रों और विभिन्न सुविधाओं जो कि प्लांट में आती है, उन समस्त सुविधाओं को नियोजित करना लेआउट कहलाता है। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि प्लांट लेआउट इंटीग्रेटेडली क्या होता है। A method of organizing the elements of a production process in which similar processes and functions are grouped together. संयंत्र अभिविन्यास स्थान निर्धारण के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण दूसरा कार्य होता है। उत्पादन प्रबंधन को संयंत्र में मशीनों एवं उपकरणों की ऐसी व्यवस्था करनी होती है कि उत्पादन की प्रक्रिया से श्रम, समय और धन के अपव्यय को रोका जा सके। Plant layout is a physical arrangement of equipments and facilities within a plant. संयंत्र के अंतर्गत भौतिक रूप से समस्त उपकरणों की व्यवस्था करना प्लांट लेआउट में शामिल किया जाता है। Plant layout is the organization of physical facilities like machinery, equipment and the allocation of space for the various activities of the plant and personnel working in the plant. संयंत्र अभिविन्यास के अंतर्गत उत्पादन में प्रयोग आने वाली समस्त मशीनों, यंत्रों, साज सज्जा सुविधाओं को उपयुक्त स्थानों पर स्थापित किया जाता है ताकि कम से कम लागत आए और प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों की समस्त क्रियाओं को संशोधित करने के लिए भी प्लांट लेआउट की भूमिका होती है। प्लांट लेआउट कैरेक्टरिस्टिक्स, संयंत्र अभिविन्यास की विशेषताएं। Provide space for machine, material and storage etc. स्थान का प्रभावशाली उपयोग करना, उपलब्ध क्षेत्र का अधिकतम उपयोग करना, मशीन, मटेरियल, स्टोरेज की समुचित व्यवस्था करना इसकी विशेषताओं में शामिल किया जाता है। फ्लेक्सिबल फॉर फ्यूचर चार्ज चेंजेस इन कैपेसिटी, डिजाइन, प्रोसेस एक्सेट्रा। संयंत्र निर्माण के अंतर्गत जब योजना बनाई जाती है तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि संयंत्र का निर्माण या व्यवस्था इस प्रकार से की जाए कि भविष्य में बढ़ने वाले उत्पादन के लिए पर्याप्त व्यवस्था या डिजाइन में अगर परिवर्तन करना हो तो संभव हो सके। एकोमोडेटेड फ्यूचर एक्सपेंशन, भविष्य में उसके विस्तार की संभावनाएं होनी चाहिए। डील्स विद गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस, और संयंत्र निर्माण में गवर्नमेंट, सरकार की पॉलिसीज, रूल, लेबर रेगुलेशंस को मानना अनिवार्य होता है। सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज, विजिटर्स, संयंत्र के निर्माण में इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि वहां काम करने वाले कर्मचारियों को किसी तरह का खतरा न हो। अचीव इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन प्लांट लेआउट, संयंत्र अभिविन्यास के निर्धारक घटक। संयंत्र अभिविन्यास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी निर्माता के लिए। जिस भी इंडस्ट्रियल यूनिट की सक्सेस होनी होती है उसमें उसके प्लांट लेआउट का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब जब भी संयंत्र का निर्माण किया जाता है तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिसका विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि उनके इक्विपमेंट्स की व्यवस्था में किसी तरह की परेशानी ना आए। तो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो उसके अभिविन्यास यानी कि संयंत्र की व्यवस्था और उसके नियोजन को प्रभावित करते हैं, वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है बिल्डिंग, मैन, मशीनरी, मटेरियल, मूवमेंट, वेटिंग टाइम, सर्विसेज एंड चेंजेस।
संयंत्र अभिविन्यास के निर्धारण को प्रभावित करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे प्रथम जो कारण है या घटक है वो है बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब है प्लांट साइट और लोकेशन। संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया जाना है वह भी अभिविन्यास को प्रभावित करता है। उस क्षेत्र की स्थलाकृति कैसी है, भूमि का स्तर कैसा है, वहाँ पर जल सुविधाएं हैं या नहीं है, जल की निकास की क्या व्यवस्था है, इक्विपमेंट के रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हमको उस क्षेत्र विशेष में होगी या नहीं होगी, ये सारे कारण अभिविन्यास के स्थापना को प्रभावित करते हैं। दूसरा प्रमुख कारण है मैन। मैन मतलब मैन पावर यानी कि मानव संसाधन जो कि उस इक्विपमेंट में काम करने वाले हैं। तो कितने लोग वहाँ पर एक साथ एक समय में उपलब्ध रहेंगे और काम करेंगे, उनकी संख्या। अनस्किल्ड और स्किल्ड पीपल कितने हैं यानी कौशल और कौशल रहित कामगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है। फिजिक ऑफ वर्कर्स यानी काम करने वाले जो कर्मचारी वर्ग है उनकी हेल्थ, उनकी हाइट कैसी है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि फिजिकल या फिजिक्स ऑफ वर्कर्स की क्या ज़रूरत होती है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि जैसे अगर कोई सैनिक भी होता है तो उसको फिजिकल टेस्ट, पुलिस भी होता है तो फिजिकल टेस्ट होता है। तो कोई ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों पर काम करना होता है तो वहाँ पर रिस्क फैक्टर भी बहुत होता है। तो फिजिकली एक्टिव या फिजिकली जो डिसेबल होता है वहाँ पर काम नहीं कर सकता, इसलिए उनके इस टेस्ट या फिजिकल अपीयरेंस कैसी है इस बात का भी विशेष ख्याल रखा जाता है। वो कारण भी उस इक्विपमेंट के निर्माण के समय महत्वपूर्ण तत्व होता है ध्यान रखने के लिए। अगला जो घटक आता है वो होता है मशीन। संयंत्र अभिविन्यास की योजना पर कारखाने में लगने वाली मशीनें, यंत्र, उपकरणों के कितने टाइप्स हैं उनका भी उसके निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मशीनों का जो वजन होता है, कुछ मशीनें बहुत भारी होती हैं, कुछ मशीनें हल्की होती हैं, कुछ मशीनें छोटी होती हैं, तो कुछ मशीनें बड़ी होती हैं। तो अब छोटी और हल्की मशीनों को सेकंड फ्लोर पर रखना, बड़ी और भारी मशीनों को भूतल पर स्थापित करना, तो इस तरह की प्लानिंग ज़रूरी होती है। नेक्स्ट जो इसका प्रभावित करने वाला घटक आता है वो होता है मटेरियल। देखो, संयंत्र में पदार्थों के आवागमन और हस्तांतरण की उचित व्यवस्था पर विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जो कच्चा माल, रॉ मटेरियल, तैयार माल निर्माण संयंत्र में आता रहता है और जाता रहता है। तो ये जो निर्माण की प्रक्रिया है ये तो चलती रहती है। तो कच्चे माल को मशीन के पास से उठाकर सही स्थान पर पहुंचना, ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं इसका विशेष व्यवस्था करना मटेरियल के अंदर आता है। साथ में आंतरिक परिवहन के साधन भी जुटाए जाते हैं कि उसको रॉ मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचाया जाए। तो रॉ मटेरियल का जो वेट है, उसकी जो नेचर है वो किस तरह की है यह भी निर्धारित करना पड़ता है। संयंत्र में काम करने वाला जो वर्क होता है जिसमें वहाँ के लोग मूवमेंट में आता है कि वहाँ पर जो निर्माण की जो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है तो वहाँ पर मूवमेंट किसका हो रहा है, मशीनों का, भारी मशीनों का आना जाना, रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाना, क्रेन्स का आना जाना, उनकी लेंथ कितनी है, हमारे पास सुव्यवस्था है या नहीं है। इसकी भी जैसे देखिए कि अगर हम एक कार खरीदते हैं तो हम अपनी कार खरीदने से पहले ये भी देखते हैं कि क्या हमारे पास उस कार को अपने घर के आसपास सेफ्टी वाली जगह पर रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह है या नहीं है। तो जब संयंत्र निर्माण होगा तो वहाँ पर जो भारी भारी मशीन आएंगी, क्रेन्स का आना जाना लगा रहेगा, तैयार माल में बदलने के लिए जो भी गाड़ियों का परिवहन का आना जाना होगा, तो उनका आना जाना किस तरह से है, क्या हम उसकी उचित व्यवस्था कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये व्यवस्था भी अभियंत्र विन्यास के निर्माण को प्रभावित करती है। अगला जो प्रभावित करने वाला कारक है उसे हम समय या वेटिंग टाइम कह सकते हैं। देखिए, संयंत्र के निर्माण में उत्पादित होने वाले जो उत्पाद होते हैं उनका कच्चे माल से तैयार माल में बदलने में कितना समय लगता है, इसका भी अभियंत्र के या संयंत्र निर्माण के समय ध्यान रखा जाता है कि उस संयंत्र के निर्माण में हमने जितना समय लगाया है उसका हर एक उत्पाद के लिए कितना समय लग रहा है, इस बात का भी निर्धारण करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है सर्विसेज एंड चेंजेस। देखिए, प्रबंधकीय जो पॉलिसीज होती हैं वो तथा साथ साथ में कारखाने का वातावरण, वहाँ पर जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, क्रियाओं का जो क्रम होता है वो भी काफ़ी सीमा पर किसी भी संयंत्र के अभिविन्यास को प्रभावित करता है, क्योंकि क्रियाओं के क्रम के आधार पर ही
होना होता है उस समय उस मशीन की आवश्यकता होती है। पहले से तो किसी कार्य करने से पहले तो हम संयंत्र या क्रेन्स या बड़ी बड़ी मशीन मंगा कर नहीं रख सकते हैं, अगर हमने वो एक टेम्पररी यूज़ के लिए मंगाई है। तो क्रिया के क्रम के आधार पर जो चेंजेस किए जाने हैं और जो जो सर्विसेज हम अपने संस्था के लिए, अपने संयंत्र के लिए अवेलेबल रख रहे हैं, वो सारी व्यवस्थाएं भी हमारे संयंत्र अभिविन्यास को प्रभावित करती हैं। जैसे आप देखिए कि प्रोडक्शन की वॉल्यूम कितनी है, हम कितना माल एक साथ बनाते हैं, हमारे पास डिज़ाइन कैसे अवेलेबल है, हमारे पास किस तरह की प्रक्रिया से हम वो उत्पादन कर रहे हैं, हमारे पास बिजली की, जल निकासी की सुव्यवस्था है या नहीं है, हमारे अभिविन्यास में कूलिंग प्लांट या टावर अवेलेबल है या नहीं है, एयर वेंटिलेशन जो ज़रूरी होता है, जो डक्टिंग सिस्टम होता है, यानी कि काम करने वाला जो वर्ग होता है कहीं वो घुटन में ना उनकी हेल्थ को इश्यू हो जाए, तो एक वेंटिलेशन का प्रॉपर जो सर्विसेज होती हैं इन सब की व्यवस्था करना भी उनके मुख्य कार्यों में शामिल किया जाता है।